स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। स्वदेश एजेंडा में आज बात तीसरी बार मोदी सरकार की। बात मोदी के लिए खोले दक्षिण के द्वार की। बात जय श्री राम से लेकर जय जगन्नाथ की। लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए के साथी दलों को भी मजबूती देने का काम किया है। देश में तीसरी बार जो मोदी सरकार बनी है उसका सीधा श्रेय दक्षिण के राज्यों को जाता है, खासतौर पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को, जहां के प्रदर्शन पर पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि इस चुनाव में दक्षिण भारत में एनडीए में एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बावजूद भाजपा के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार के भरोसे से लबरेज लक्ष्य के चौंकाने वाले फलितार्थ निश्चय ही भाजपा को आत्ममंथन की सलाह दे रहे हैं। तो वहीं विपक्षी गठबंधन की अहम जीत से राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा है। भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी छवि बदली है। हालांकि नरेंद्र मोदी जैसा भरोसा हासिल करना उनके लिए अब भी चुनौती है। उधर 2019 पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, जिसमें यूपी राजस्थान की भी बड़ी भूमिका थी। लेकिन इस बार बीजेपी की उम्मीदों पर इन दोनों ही राज्यों ने पानी फेर दिया। लेकिन दक्षिण के द्वार खुलने से बीजेपी दिल्ली के सिंहासन पर आसीन है। वो उस वक्त जब राम रूठे तो जगन्नाथ ने मोदी के काम बनाए। स्वदेश एजेंडा में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। महाप्रभु जगन्नाथ जय श्री राम और जय जगन्नाथ। जब राम रूठ गए तो जगन्नाथ ने बिगड़े काम बना दिए। उत्तर में चोट खाई तो द्वार भाजपा के लिए दक्षिण के खुल गए। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर भारत में भाजपा राम लहर पर सवार रही। भरोसा था कि 400 पार का प्रचंड बहुमत राम रोटी के जरिए राम ध्वजा के नीचे ही मिल सकता है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्यता को लेकर भी देश भर में माहौल बन गया। लेकिन कमी कहाँ रह गई, राम ही जाने। अब जैसे तैसे सहयोगी दलों के साथ देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है। लेकिन विपक्षी गठबंधन ने पीएम मोदी की अपराजय छवि को गंभीर चुनौती दे दी है। भाजपा के समीकरण भी असंतुलित हुए हैं, सीटें भी घटी हैं। यहाँ तक कि अयोध्या जैसी सीट पर हार ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। हालांकि दक्षिण भारत में पीएम मोदी की चुनाव से पहले की गई कोशिशों ने भाजपा को यहाँ के राज्यों में जो विस्तार दिया है, जो संजीवनी देने का काम किया है, उससे कुछ मरहम जरूर लगा है। लेकिन राम को किससे रूठना था और किससे रूठ गए, ये चर्चाएं आजकल सियासी गलियारों में खूब हो रही हैं। क्योंकि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान निमंत्रण देने के बावजूद भी विपक्षी गठबंधन के नेताओं के शामिल न होने के मुद्दे को भी भाजपा ने पुरजोर भुनाने की कोशिश की। उलट उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के नेताओं को जादू जनता के सिर कुछ ऐसा चढ़ा कि भाजपा की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। उधर कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी और बेहतर प्रदर्शन ने राहुल गांधी की छवि को भी बदलने का काम किया है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जीतकर संसद में पहुंचे तो जय श्री राम की बजाय जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई दी। महाप्रभु जगन्नाथ। और मैंने अनुभव किया हमेशा। मैं हमेशा मानता हूं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी को याद करता हूं तो मैं हमेशा मानता हूं ये गरीबों के देवता है। बात यूपी और ओडिशा सहित अन्य राज्यों की करें तो बीजेपी और एनडीए के लिए जिन राज्यों ने संजीवनी का काम किया, उनमें मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 की 29 सीटें जीती, उत्तराखंड में 5, दिल्ली की 7, गुजरात में 25, हिमाचल में 4 सीटें, अरुणाचल में 2 सीट, उड़ीसा में बीजेपी ने 21 से 20 सीट जीती, आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने 3 सीट जीती, असम में बीजेपी ने 9 का आंकड़ा बरकरार रखा, तेलंगाना में बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिली, वहीं केरल में 1 सीट, वहीं छत्तीसगढ़ में 10 सीटें मिली। एनडीए का आंकड़ा भले ही सरकार बनाने लायक बहुमत से आगे निकल गया हो, भाजपा भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि जातीय गोलबंदी और मुस्लिम लामबंदी हिंदुत्व पर भारी पड़ी।
मोदी की तीसरी बार सरकार बनने से संविधान और आरक्षण पर खतरे का विपक्ष का शोर भाजपा के लाभार्थी मतदाताओं के समूहों और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे पर भारी पड़ा। अब लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम बीजेपी के लिए किसी सबक से कम नहीं है। बहुमत तो मिल गया, लेकिन बीजेपी को यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक जैसे राज्यों में निराशा हाथ लगी, तो वहीं मध्य प्रदेश के अलावा तेलंगाना और उड़ीसा जैसे राज्य भाजपा के लिए संजीवनी बने। उड़ीसा में बीजू जनता दल से अलग होकर चुनाव लड़ना और आंध्र प्रदेश और बिहार में पुराने मित्रों से फिर दोस्ती से भाजपा की इज्जत बनी रही, तो वहीं केरल भी भाजपा ने भले ही एक सीट जीती हो, लेकिन खाता खोल लिया। कहा जा सकता है कि भाजपा के लिए दक्षिण विजय ने दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचा दिया। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। स्वदेश एजेंडा में आज बात कर रहे हैं, रूठ गए राम, जगन्नाथ ने बिगड़े काम बना दिए। देखिए, एक बात तो है कि जब इलेक्शन था और ये बात उठ के आती थी कि आखिरकार बीजेपी के लिए जो साउथ है या दक्षिण जो है वो बड़ा चुनौती भरा रहेगा, लेकिन यहाँ तो थोड़ा सा उल्टा देखने को मिला। इधर उनके लिए चुनौती हो गई, उधर से जगन्नाथ जी की कृपा हो गई। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा भारी पड़ गया भारतीय जनता पार्टी को। खैर, ये कहना चाहिए अब कृपा की जगन्नाथ जी की ही कृपा हुई हो, कम से कम सिंहासन तक तो पहुंच गए, क्योंकि उनकी भी कृपा नहीं होती तो मुझे लगता है इस बार तो फिर नैया चली ही गई थी। मुझे लगता है बिल्कुल अच्छे से ही नैया पार थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती देते हुए एक ऐसी जगह पे एक ऐसे विपक्ष के रूप में सामने आया है कि वाकई मजबूती के साथ रहेगा। खैर, इस चर्चा पर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ी हैं। वैशाली जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कोंडरू पुष्पलीला जी जुड़ी हैं। कोंडरू पुष्पलीला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल अवाना हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए एहतेशामुल हक हमारे साथ जुड़े हैं। एहतेशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वैशाली जी आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, मेरी आवाज आ रही है। वैशाली जी, मुझे ऐसा लगता है 2014 फिर 19 और 24, हालांकि मैं पीछे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा जाऊंगी, क्योंकि बात जब प्रभु श्री राम की आ जाती है तो थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है तब भरपूर कृपा, उसी का कॉन्फिडेंस, उसी की लहर, और ऐसा लग रहा था कि मतलब उस ऑरा को कोई बदल नहीं पाएगा। ये बिल्कुल सच था। क्या उसी का पूरा आत्मविश्वास था कि लग रहा था पूरी तरह से यहां से निकल जाएंगे और साउथ चुनौती बनेगा, लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो गया। साउथ ने तो आपको सिंहासन तक पहुंचा दिया, लेकिन यहां से क्या राम जी रूठ गए? राखी जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मेरे साथ सभी जुड़े हुए पैनलिस्ट, मेरे भाइयों बहनों को और सभी देशवासियों को जो हमें सुन रहे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। राखी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुन पा रही हूं। जी, रही बात रूठने की और श्री राम जी के रूठने की और जगन्नाथ के कृपा करने की, कुछ भी आप कह लीजिए, चाहे श्री राम कहें, चाहे जगन्नाथ कहें, चाहे जय हनुमान कहें और चाहे माँ भगवती कहें, ईश्वर के अनेकों रूप हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्रे सुभद्रामे जगन्नाथाय ते नमः। श्री राम जी ने भी कहा, श्री विष्णु भगवान जी ने भी कहा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने। आप कुछ भी कह के बुलाएं, वो सब कुछ श्री राम में ही है। श्री, चाहे जगन्नाथ कहें, श्री कृष्ण कहें, श्री हरि कहें, सब श्री राम में ही है। और रही बात रूठने की, प्रभु अपने भक्तों से, अपने बच्चों से कभी नहीं रूठते। जैसे माँ बाप अपने बच्चों से कभी नहीं रूठते, ऐसे प्रभु भी अपने बच्चों से कभी नहीं रूठते हैं। राखी जी, ये तो बच्चों की ही कुछ गलतियां होती हैं, बच्चों का ही कुछ, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लीजिए, आत्मविश्वास कह लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, या ना समझी कह लीजिए, या विपक्ष का इकट्ठा होना आप कह लीजिए, या जनता का भोलापन कह लीजिए। तो बहुत सारी चीजें हैं और जिन पर मंथन भी, जो भी कुछ होता है राखी जी, देखिए, एक आगे आने वाली पार्टी है, बढ़ने वाली पार्टी है, देश का विकास करने वाली पार्टी है। जनता के विश्वास के साथ साथ जब विदेशों की धरती पर भी भारत का झंडा लहरा रहा है और भारत देश के प्रधानमंत्री
यशस्वी प्रधानमंत्री जी की गारंटी को विदेशों में भी माना जा रहा है। तो ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती जो है ये कहीं ना कहीं विपक्ष जो इकट्ठा होकर जो उसने भ्रम फैलाया, जो जनता के सामने कुछ ऐसी स्कीमें निकाली, जो आज लाइन में लग रहे हैं लोग और 8,500 रुपए के लिए भी लाइन में लग रहे हैं, और कुछ आरक्षण का झूठ फैलाया और कुछ इस तरह की बातें कही, तो ये उसका भी असर हो सकता है। लेकिन ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि कई बार बड़ी छलांग लगाने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। ये राजनीति है, इसमें ऊंच नीच चलती रहती है, आगे पीछे आना चलता रहता है, कम ज्यादा होना चलता रहता है। लेकिन प्रभु कृपा से, जगन्नाथ जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से तीसरी बार लगातार इतिहास में आप देखिए कि तीसरी बार लगातार जनता के विश्वास से और सबके आशीर्वाद से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी बने हैं। और जो कमियां रही हैं उन पर आंकलन चल रहा है, काम होगा। और ये जो थोड़ा बहुत क्या हमारे लिए तो कह लीजिए बहुत बड़ी एक तरह से खामी रही है, हम इस पर बहुत बेहतरी से काम करके बहुत अच्छे से आगे आएंगे। ठीक है वैशाली जी, मुझे एक बात तो अच्छी लगी कि कम से कम ये तो कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है। चलिए, सब बच्चे ही हैं, ईश्वर के सामने तो हम सब बहुत छोटे हैं और मुझे लगता है उनकी गलतियां होती हैं, ईश्वर कभी नहीं रूठता। तो हो सकता है अपनी ही गलतियों का आप उस चीज़ को देख रहे हैं। और एक बात और है, एक आपने भ्रम वाली बात बोली, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं बात करूं तो 14 भी हमने देखा, हमने उसके बाद आगे वाला शेड्यूल भी देखा। मुझे एक बात समझ नहीं आती, एक वो समय था उन पर जितना विश्वास किया है देश की जनता ने, नरेंद्र मोदी पर जितना विश्वास किया है उतना शायद विपक्ष पे या राहुल गांधी पे, दूसरे लोगों पे नहीं किया। तो मुझे लगता है कि विपक्ष में क्या इतनी ताकत या हिम्मत इस बार थी कि वो कोई भी ऐसी बात कह देंगे और उससे भ्रम फैल जाएगा और जनता इस तरह का एक जनादेश देगी। ये भी एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही आप राखी जी कह रही हैं और बहुत बेहतरी से आप बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब बहुत अच्छे से आप सवाल कर रहे हैं। आपकी बुद्धिमत्ता, आपके सवाल पूछने के तरीके को मैं एडमायर करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन राखी जी, मैं साथ ही साथ आपको ये कहना चाहूंगी कि जब विपक्ष मजबूत है या विपक्ष क्या कहता है उसकी बात को जनता का फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये बात और है। लेकिन जब एक साथ आप देखिए कि अगर हम आंकलन करें इंदिरा गांधी जी के समय से लेके और अब तक, अगर कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, तो ये सबसे बुरी से बुरी स्थिति है कि जब उनके 100 आप भी नहीं पूरे बन पाए हैं। ठीक है, 100 तक वो क्रॉस किए हैं। अगर गठबंधन को हटा दे तो वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। जब उन्होंने सारी पार्टियों को जोड़ के एक जोड़ तोड़ के सबको, सारे कचरे को समझ लीजिए आप, इकट्ठा हो जाता है। सारे देश विरोधी पार्टी एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, सब लोग इकट्ठे होकर सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए लग जाते हैं। तो उनका एक मिली जुली जो सारी सीटें आई हैं वो एक तरफ हैं और अकेले बीजेपी की सीटें एक तरफ हैं। तो उसमें भी बहुमत नहीं है वैशाली जी, उसमें भी बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं। सॉरी राखी जी, उसमें भी बहुमत नहीं है। आप यदि इंडिया ब्लॉक के लिए कह रहे हैं कि मिलजुल के ये इतनी सीट्स लाए हैं, तो आप भी बहुमत पे नहीं थे, आप भी एनडीए के साथ उस बहुमत पे पहुंचे हैं। हम, ये बात सही है राखी जी कि बहुमत के साथ हम आगे बैठे हैं, लेकिन अगर सारी सीटों का उनके पूरे गठबंधन को देखें और हमारे अकेले भाजपा पार्टी को देखें, तब भी हम उनके आसपास हैं। ठीक है मैम, चलिए, अब मेरे पास इतने सवाल हैं कि मैं बात करते जाऊंगी तो हम आपस में ही एक दूसरे के सवाल जवाब में जाएंगे। कई सारे मेहमान हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाए। कोंडूरू पुष्पलीला जी, मतलब इतना सक्सेस हो गया इंडिया अलायंस की, इतना भ्रम फैलाया, इतनी तेजी से भ्रम फैलाया आप लोगों ने कि मतलब ये देखिए कि मतलब इसलिए मोदी जी पीछे रह गए। सरकार बन गई लेकिन वो बहुमत नहीं आ पाया। ये सीधा सीधा आरोप है और ये आरोप अभी इस चर्चा का नहीं है। मैं कई दिनों से ये बात सुन रही हूं कि यदि सीटें कम हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की या बहुमत नहीं आया, आज यदि गठबंधन की सरकार बनी है तो उसके पीछे इंडिया अलायंस का भ्रम था। विपक्ष ने पूरी ताकत के साथ भ्रम फैलाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, आप तो मुझे बता देंगे, आप मुझे बताइए, राम जी रूठ गए हैं, जगन्नाथ जी ने बिगड़ी बनाई है इनकी, या कुछ और फैक्टर है? कोंडूरू पुष्पलीला जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, अभी मैं सुन रही हूँ माँ, ये राम का, जगन्नाथ का, ये बातें डेमोक्रेसी सिस्टम में ये लोग जब क्या बोलते हैं ना, बाल बच गए हैं,
मोदी जी। अभी मोदी का गारंटी लेके गए थे, चेहरा लेके गए थे। अभी इतना गठबंधन में नहीं रहने का, ये डेमोक्रेसी है भाई। भूल जा रहे पाप बेचारे लोग, ये बीजेपी वाले। अभी मैं सही बात बोलूं कि बीजेपी भी असली बीजेपी नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये नकली बीजेपी है। आरएसएस भी अभी नाराज है। अभी देखो, मैंने बोला ये गवर्नमेंट 6 महीने की गारंटी नहीं रहेगी कि हमारा जो आंध्र प्रदेश से होने दो, हमारा पार्लियामेंट का सपोर्ट लेना पड़ा उनको, और हमारा गठबंधन में स्ट्रॉन्ग पब्लिक सुना था, पब्लिक वोट डाला था। ये मोदी जी का भजन के लिए हम लोग नहीं करे थे। क्या अच्छा है क्या बुरा है पब्लिक नॉलेज में है। इतना ये नहीं है कि आपका पार्टी वाला को होगा, मगर पब्लिक को नहीं, सोच में बहुत बदलाव आ गया है। सोशल मीडिया लोग बहुत कुछ अच्छा पब्लिक के पास है, और मैसेज चले गए। अनपढ़ भी समझ ले रहा है कि मोदी जी का क्या क्या हरकतें करे। राम को पाप बेचारे को अभी इलेक्शन में लेके हरा दिया, उसको भी पाप नाराज बना दिया, उनको भी कहा राम का नाम लेते हुए गया। अभी राम भी अगर प्रत्यक्ष होकर डायरेक्ट आके पूछेंगे ना, अरे मोदी जी मेरा नाम क्यों लिया भैया बोल के, पाप बेचारा रोते रोते उन्हें फिर एक बार अज्ञातवास में चले जाएगा, अरण्य चले जाएगा। ये बातें सुनने में तो हंसी आती है। ये छोटा बच्चों का खेल है क्या? अभी ये इलेक्शन बोले तो डेमोक्रेसी सिस्टम में, पार्लियामेंट सिस्टम में, जो सिस्टम में जो आप वादा किए थे, जो प्रॉमिसेस किए थे पब्लिक के लिए, उसके बारे में बात ही नहीं चल रही है लोगों का। क्या गारंटी में क्या क्या बोला था, कितना गारंटियां करे। अभी पब्लिक को अभी भी मालूम हो गया ये कुछ करने वाला नहीं है भाई। ये अमित शाह, ये मोदी, दोनों आरएसएस का बात नहीं सुन रहे, पब्लिक का बात नहीं सुन रहे, अलग से पार्टी का सिस्टम को लेके जा रहे। सब लोग नाराज है। अब थोड़ा दिन देखो, अभी देखो उनकी पार्टी से कितने लोग बाहर निकल जाएंगे, और बीजेपी में भी कितने बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। उसको बचाने के लिए उन लोगों को डर डर से ही जीना पड़ रहा है। वो लोगों को फुल मेजॉरिटी आए तो, जब आप या जैसा बोलते थे ना, पब्लिक का आपका ब्लेसिंग दिया होगा, आपको ब्लेसिंग नहीं दिए। राम का नाम लेके बाप बच गया बाल बाल, जैसे टेम्पल में जाके बचाने की उम्मीद करते ना, कोई आपत्ति आए तो, वैसा ही इन्होंने मोदी का पार्टी हो गया बीजेपी पार्टी, वहां जाके राम को रक्षण में ले लिया। अभी हमारा ये है, नॉर्थ में उतना है, दक्षिण में, साउथ में वैसा नहीं। ये तो एक अच्छा हो गया समझ रहे, नहीं, वहां पर भी शुरू हो जाएंगे। मैं गारंटी से बोलती हूँ माँ, मैं स्वदेश चैनल से, हमारा आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और जो 3 लोग बीजेपी, अभी एक का प्रॉब्लम से एक गठबंधन में जुड़े थे यहाँ पर। अभी एक टाइम में चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी वाले, मतलब मोदी जी ने उसको अपॉइंटमेंट तक नहीं दिया। अभी नौबत देखो क्या हो गया, उनको बार बार उनको पूछ के आ जाओ भाई मेरा साथ दो बोल के वो मांगना, देखो आप उनको कितना रेस्पेक्ट दे रहा। ये मोदी को नहीं देख रहे क्या पब्लिक? अभी कितना मेजॉरिटी आ गया, किससे बोले थे 400 बोले थे, उसी दिन भी बोली थी मैंने, इस बार नहीं आएगा। इनके बातें कोई भी मान रहा नहीं। अब बच्चे क्या कर रहा उन्होंने, अब देश में और परेशानी पैदा करेगा इन्हों। जाते जाते डिवाइड एंड रूल में, पार्टी में डिवाइड एंड रूल लेके आ गया, पब्लिक में भी लेके आ गया। अभी तो मैं क्या समझ रहा हूँ, अभी मोदी का गारंटी ये 5 साल टिकेगा क्या? मैं लिख के रखो माँ, फिर यही चैनल पे मैं चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ कि हमारा सिस्टम में पब्लिक का साथ में दे रहे के काम करने वाला नेता को सुनते हैं, मगर मोदी का भजन करने वाला कोई नहीं सुनते। तो ये साधु संतों का जमाना नहीं है। मैम, मुझे आपकी एक बात हमेशा याद रहेगी, आपने 400 पार बोला था नहीं आएगा, वो मुझे याद है। एक आप कह रही हैं 6 महीने में देखिएगा इस सरकार भी जाएगी, और जिस दिन ऐसा हुआ मैं सबसे पहले आप ही को जोड़ूंगी और मैं आपसे खुद ही बात करूंगी। उस दिन हम इस चर्चा में जरूर रहेंगे, क्योंकि ये बात बार बार आई है। लिख के रखो, मैं बोल रहा हूँ लिख लिया मैम, ये पेपर भी संभाल के रखती हूँ मैं आज। चलिए, तो कोई नाराज हो गया आरएसएस वाला, देखो अब वहाँ देखो वहाँ पर क्या क्या चर्चा हो रही है, कितना लीडर्स हो रहे हैं। अभी भारत देश में बचाने वाला क्या मोदी एक ही है क्या? इतना साल में कितने नेता लोग कांग्रेस में हो, नेशनल लेवल पे कितने अच्छे काम करे। ये 10 साल में हमारा देखो, अभी एक ही सब्जेक्ट ले मैं भाई, पूरा नहीं ले। कोंडरू पुष्पलीला जी, ठीक है मैम, वापस आती हूँ। मैम दूसरा राउंड कवर नहीं कर पाएंगे, ऐसे चलेंगे तो प्लीज 1 मिनट रुकिए, मैं वापस आती हूँ। राहुल जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है, सुनना पसंद ही नहीं आ रहा हमको। तो चलिए, राहुल जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। एहतेशाम जी, आवाज पहुंच रही है मेरी?
एहतेशाम जी, मैं पश्चिम बंगाल को तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ कि ठीक है, जो नतीजे जैसे भी आए हैं बहुत अलग ही हो गया, कौन सवाल उठा पाएगा, वो छोड़ा ही नहीं ना टीएमसी ने कि कोई सवाल उठा ले। लेकिन मुझे ये फिर भी लगता है बहुत सारी बातें, बहुत बड़े बड़े दावे थे, और आज जिस चर्चा पे हम हैं, साउथ से ये उम्मीद नहीं थी। वाकई शुरू से ये कहा जा रहा था कि चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन वहां से खिल गए हैं, मुझे लगता है वहां से खिल गए, इधर से डाउन हो गए। क्या फैक्टर आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे जितने भी लोग बैठे हुए भाई सभी को बधाई कि आज का विषय बहुत जबरदस्त विषय पे हमारे राकेश जी जो एंकरिंग कर रहे हैं, जो इस विषय पर कि तीसरी बार मोदी जी सरकार है। मैं तो सबसे पहले आप लोगों से अवगत हो जाना चाहता हूं कि देखिए कि लोकतंत्र में जो हमारा बना है, भारत का लोकतंत्र समझ लिए कि सभी धर्मों का ख्याल रखते हुए बना है। और सबसे बड़ी बात है, किसी एक धर्म का यहाँ पे स्लोगन हो रहा है, जिस तरह से अभी जय जगन्नाथ जय श्री राम का ये मंदिर लोकतंत्र का मंदिर है हमारे देश के, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है, जो 2 साल 11 महीना और 22 दिन में रचा गया है, तमाम देशों से लेकर के विदेशों से लेकर के हम लोगों का रचा गया है। तो सबसे पहले मैं इस बात से मुझे एक मत नहीं हूं कि किसी एक जाति, ये देश जो है सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन SC ST OBC सभी को मिला करके एक बना है संविधान। यहाँ पर हमारा संविधान जिंदाबाद होना चाहिए, भारत का संविधान जिंदाबाद होना चाहिए, ना कि जय श्री राम होना चाहिए, ना कि यहाँ पे जय जगन्नाथ होना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारी बहन जो वैशाली तोमर जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री की गारंटी शब्द पर हमारे जो है सरकार आई है, तो मैं अपनी बहन को बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें कहे थे कि अब की बार 400 के बाद, और ये मोदी की गारंटी है, ये बीजेपी की गारंटी में नहीं, उन्होंने बीजेपी शब्द को ही भूल गए थे, उन्होंने मोदी की गारंटी कहे थे। लेकिन देश की जनता, मैं सैल्यूट करता हूं, नमस्कार करता हूं जिन्होंने मैंडेट दिया है। इसलिए 240 सीट जो बहुत मुश्किल से आया है, मैं आपको राकेश जी बोलना चाहता हूं कि देखिए 7 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी 200 वोट से जीते हैं, और 23 सीट में ये 500 वोट से जीते हैं, और 49 सीट में ये 1000 वोट से जीते हैं, और 86 सीट में ये 2000 वोट से जीते हैं। तो कुल की संख्या हो जाती है 165। जिस हिसाब से हमारी बहन वैशाली तोमर जी कह रहे थे कि कांग्रेस 99 पर ला करके सिमट गई है, तो हम समझते हैं ये कहीं न कहीं मैनिपुलेटेड के वजह कर ये सरकार आई है। ये कहीं न कहीं ये इस पर सही से इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये 95 सीट पर, मैंने आपसे अक्सर राखी जी मैं बोलता था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 150 का आंकड़ा पार नहीं करेगा, मेरा कयास बहुत सही था, और 95 पर समझ लिए अटक गया। लेकिन कहीं नहीं, कुछ सिस्टम के आधार पर ये 240 सीट लाने पर ये हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने राम मंदिर का इशू लेकर करके, मैं सैल्यूट करता हूं वहां के अयोध्या के लोगों के, कि उन्होंने वहां से भारतीय जनता पार्टी, जुमलाबाज पार्टी जो बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, लेकिन जनता ने वहां समझ लिए वो वाकई में राम भक्त है, वो मोदी भक्त नहीं है। वहां के लोग जिन्होंने मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी, खासकर वहां से 5 सीट अयोध्या से जो लोकसभा के अंतर्गत आता, 5 सीटों से हारा है। तो ये सबसे बड़ी जीत है, मोदी जी की जीत नहीं है, ये मोदी की गारंटी नहीं है। आप शुक्र मनाइए नीतीश कुमार जी का और चंद्रबाबू नायडू जी का, जिनका तो आपको बैसाखी का सहारा पड़ा है, मिला है। और ये जो हमारी बहन जो बहुत अच्छी से आंध्र प्रदेश से जो बोल रही है, उनका मैं बात से सहमत हूं कि 6 महीना, ये वाकई में 6 महीना से ज्यादा सरकार नहीं चल सकेगी। ये हक साहब का भी बात है, आप लिख लीजिए राखी जी। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से बहुत बड़ी बड़ी बातें कहे थे कि हम 400 के पार, तो देखिए अब जनता हिंदू मुसलमान नहीं चाहते हैं, ये जनता विकास के नाम में चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लोगों को, 140 करोड़ लोगों को ठगा है, झूठ बनाया है, बेवकूफ बनाया है धर्म के आधार पर। लेकिन आजकल के जितने भी हमारे देशवासी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, सब समझते हैं, तो इसलिए उनको मैंडेट नहीं दिया है। लेकिन कहीं न कहीं मैनिपुलेटेड करके टेक्निकल की ये जीत हुई, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है।
बट टेक्निक के जरिया से ये जीत हुई है। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी की शिकस्त है, मोदी की गारंटी पूरे देश में विफल हो गया है। और ये एनडीए जो शब्द भूल गए थे, आज देखिए एनडीए का सहारा लेना पड़ा चंद्रबाबू नायडू का और नीतीश कुमार जी का, तब जाकर के इनकी सरकार बन रही है। और इन देखिए मोदी जी ऐसा है कि जो बीजेपी ऐसा नहीं है जिसको किसी को ठगा नहीं है, उनका समझ लिया आरएसएस जो फाउंडर है आरएसएस के भी, इनके जो सभापति हमारे जो थे भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है। तो वो किसी का नहीं है, तो वो देश के आम के नागरिक का कहां से हो पाएगा? राखी जी समझना होगा, ये 2 बैसाखी के सहारे सरकार बनी है, ये किसी टाइम भी समझ लिए ये टूट सकता है, किसी टाइम भी धराशायी हो सकता है। इसलिए मैं हमारी बहन बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमारे मोदी जी की, है, लेकिन एहतेशाम जी ठीक है, तमाम लोगों ने नकार दिया। ठीक है एहतेशाम जी, लेकिन जिन 2 लोगों को हम कह रहे हैं बैसाखी के उस पर सरकार बनी है, वो दोनों बैसाखी भी हल्की फुल्की बैसाखी नहीं है, अच्छी मजबूत बैसाखी हैं, तो उनको हिलाना डुलाना भी बड़ा मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी तक बात यह हो रही थी कि पहले तो संतुष्ट कर लें सबको, विभाग देके कितने मंत्री बनेंगे, किसको कहां भेजना है, किसको सीएम बनाना है, ये सब चल रहा था। उस प्रक्रिया में भी वो अपने जैसे जैसे बिठा सकते थे अपने मेंबर्स, उन्होंने कर दिया। तो थोड़े से चांसेस अभी तो कम है। देखिए अब क्योंकि आप भी 6 महीने कह दिए, कुंडरू पुष्पलीला जी ने भी 6 महीने कहे, इसलिए मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी इस पर नहीं करूंगी, लेकिन एक वजह होनी चाहिए ना कि क्यों वो बैसाखियां उनका साथ छोड़ेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। खैर वापस आऊंगी आपके पास। सुमन जी मेरी आवाज पहुंच रही है? सुमन जी हेलो, आ रही आवाज आपकी? हाँ सुमन जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक तो मैं इसी सवाल को, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। काफी दिनों से हर बार ये बात आती है कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया है, इसीलिए आज उस भ्रम में आ गई जनता और इस तरह का नतीजा आ गया। दूसरी चीज ये कि क्या वाकई इस तरफ पे राम रूठ गए और जगन्नाथ जी ने बिगड़े काम बना दिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात बार बार ये आती है कि 6 महीने से ज्यादा ये सरकार नहीं चलेगी, बैसाखी पर है। तो मुझे लगता है जिनको सीएम बनना था वो सीएम बन गए, जिनको मंत्री पद कैबिनेट चाहिए थे वो विभाग भी उनको उस हिसाब से मिल गए, फिर कहां चांसेस है सरकार गिरने के? पहला सवाल जो आपने कहा भ्रम फैलाने वाली बात है, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष ने संविधान बदलने और आरक्षण खत्म होने का मुद्दा उठाया था, उसका काफी असर हुआ। मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा में हमने देखा है कि इस बार जो एससी वोट है वो कांग्रेस को काफी मिला है। हालांकि पहले वो भाजपा खाते में जाता था, लेकिन गांव में भी शहरों में भी जो एससी थे, दलित थे, हरिजन थे, उनको ये लगा कि उनका आरक्षण खत्म होने वाला है। विपक्ष ने इस तरह का जबरदस्त प्रचार किया कि इस तरह के दलित जो थे, जो एससी थे, उनको ये लगा कि उनका भविष्य खराब होने वाला है, और जमकर उन्होंने वोट जो है वो एनडीए को, सॉरी इंडिया गठबंधन को डाला। एक वजह तो उनकी जीत की ये रही। दूसरा सवाल आपने पूछा सरकार ये 6 महीने चलेगी नहीं चलेगी। देखो मोदी का इसमें कोई दौरा नहीं है कि मोह भंग हुआ है इस चुनाव में। जो उन्होंने दावा किया था, जो वादा किया था, जो हल्ला किया था 400 सीट पार का, हरियाणा में भी हुआ 2019 में। यहाँ पर अमित शाह जी ने कहा था 75 पार, अब की बार 75 पार, और 40 सीटें रह गई थी हरियाणा में उस समय। और इस बार भी यही हुआ कि 400 पार और 240 रह गई, सारी के से घट के। तो मोदी से थोड़ा लोगों का मोह भंग तो हुआ है एक्चुअली। अब आपने देखा होगा कि आरएसएस चीफ जो भागवत जी हैं, उन्होंने भी एक तरह से कड़ा संदेश दिया है भाजपा को, और विशेषकर से मोदी जी को, कि अहंकार छोड़ना जरूरी है। और अगर आप लोगों से बात करो, लोगों को भाजपा से बहुत नाराजगी नहीं है, भाजपा की नीतियों से बहुत नाराजगी नहीं है। भाजपा ने बहुत काम किया देश को आगे बढ़ाने का, लेकिन भाजपा नेताओं में ऊपर से नीचे तक एक ऐसा अहंकार आ गया था। उनको ये लगता था कि हम तो सत्ता के लिए सारी उम्र के लिए आ गए हैं। उन्होंने हर एक को समझना बंद कर दिया था। ये एक नाराजगी, लोगों में बड़ी नाराजगी थी। बाकी ये नहीं कि भाजपा ने काम नहीं किया, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया उसने, लेकिन उसके अहंकार से लोग खफा थे और उसका नुकसान उनको यूपी में भुगतना पड़ा। आपने देखा यूपी में क्या हाल हुआ है। मतलब ये कोई सोच सकता है कि 33 सीटें सपा की रह जाएगी? कोई सोच सकता है? और खासकर यूपी में योगी जी बैठे हों। और आपने इस बार देखा होगा हरियाणा में हमारे मोदी जी 3 जगह आए, अंबाला आए, सोनीपत आए और एक सिरसा आए, और तीनों सीटें बीजेपी की चली गई।
इसका मतलब जो जादू था मोदी जी का, जो मैजिक था, वो मैजिक डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। और भाजपा के लिए एक ये चुनौती है, एक बड़ा संदेश है कि उसके अपने मोदी के जादू को नए सिरे से खड़ा करना। अच्छा, एक बात और मैंने पूछी थी, अयोध्या सीट भी गई है और क्योंकि आज की जो टैगलाइन है वो है ही कि रूठ गए राम और जगन्नाथ ने बिगड़े काम बनाए, तो मुझे ये लगता है कि वाकई क्या प्रभु श्री राम रूठ गए? जो लहर की बात हो रही थी, जो एक पूरा एक ऑरा बनाया गया था, जिसकी बात हो रही थी, क्या माना जाए ऐसा है? आप क्या मानते हैं? अगर देखें एक बार हम लोग, तो लगता है कि राम रूठ गए। अयोध्या से हारना, फैजाबाद से हारना, यूपी में सिर्फ 33 सीटें ले जाना, राम मंदिर का मुद्दा जितना हम लोगों को शुरू में लगता था कि बहुत जोर पकड़ेगा, हमारे हरियाणा पंजाब में तो नजर आया नहीं। यूपी में लगता था कि बहुत जोर रहेगा उसका, लेकिन जहां मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन वहां भी कोई ज्यादा असर नहीं हो सका। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे और चुनाव हो, उसमें मोदी जी का चेहरा और राम मंदिर, ये दोनों इशू पहले की तरह बहुत ताकत से चलने वाले नहीं हैं। अब रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा, मुद्दे देखे जाएंगे और उन पर ये लड़ाई अब होनी है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए वापस आऊंगी आपके पास। आरपी श्रीवास्तव जी, एक बात तो सुमन जी ने कह दी कि हाँ, जिस तरह से इस तरफ नतीजे आए, अयोध्या के जो नतीजे आए, लगा कि राम जी रूठ गए। मुझे ऐसा लगता है एक चुनौती हम कह रहे थे दक्षिण की, दक्षिण में भी जिस तरीके से कुछ कुछ जगह पे जो सीटें आई हैं, वहां भी अलग से भारतीय जनता पार्टी ने भूमिका निभाई है। यदि वो उसी गठबंधन में चल रहे होते तो शायद उनको लेने के देने वहां से भी पड़ गए होते। पर ठीक है, हो सकता है राम जी रूठे हैं तो मोदी जी जगन्नाथ जय जगन्नाथ कर रहे थे तो शायद उनकी कृपा हो गई। लेकिन ये एक बड़ा फैक्टर है कि जिस तरह से ओवरऑल सिनेरियो या ओवरऑल नतीजे आए हैं, बार बार ये बात आती है कि क्या माना जाए। एक तो यही फैक्टर है कि क्या राम जी रूठ गए हैं और जगन्नाथ जी ने कृपा करी, पहली बात। दूसरी चीज, आरएसएस को लेकर जो स्टेटमेंट्स आए थे, जो बयानबाजियां आ रही थी, जो कहा जा रहा था, वो क्या इनका अहंकार था, ओवर कॉन्फिडेंस था, क्या उसका खामियाजा होगा। तीसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस चर्चा में आई है, संविधान वाला जो मुद्दा था, उस चीज को लेकर जो इन्होंने बोला या बड़बोल इनके जो थे वो इनको लेकर गए। देखिए राखी जी, ना ही राम जी रूठे, न जगन्नाथ जी खुश हुए। मेरा ये कहना है, इन सारी चीज़ों में एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा देने का प्रयास किया, तो मोदी जी ने पूरा फोकस जो है दक्षिण भारत की तरफ किया, क्योंकि 400 पार तभी हो सकता था। आपने देखा होगा उड़ीसा में पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ी, गठबंधन नहीं हुई, जबकि बीजू जनता दल हमेशा जो है इनका साथ देता था पार्लियामेंट में भी। तो वहाँ अगर आप देखेंगी तो वहाँ पर आपको लगेगा कि मोदी जी ने एक करिश्मा तो ये किया कि कम से कम वहाँ पर पार्टी चुनाव लड़ी और काफ़ी सीटों पर जीत हासिल की, इवन विधानसभा में भी उनका मुख्यमंत्री बना। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात, आप आइए, आप आंध्रा में आइए, अपना सहयोगी दल जो तलाशे टीडीपी को, वो भी बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा फैक्टर हुआ। और एनडीए का एक घटक दल है टीडीपी, तो वहाँ भी इनको फ़ायदा मिला। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, उत्तर भारत की बात हम कर रहे हैं। आपने संविधान की बात किया, जो भ्रम फैलाने जैसी बात किया, बात भ्रम फैलाने की। देखिए, हर दल कुछ न कुछ मुद्दे लेके आता है और एक दूसरे पर वार पलटवार करता है, एक दूसरे पर कटाक्ष करता है। जनता कहाँ तक उसको मतलब उसको टेक इट ग्रांटेड लेती है, वो तो बात की बात है। भाई, जनता कितना उसको समझती है वो एक अलग बात है। एक बात तय है कि वहाँ पर जिस तरह से, जैसे विपक्ष था, साउथ को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंट था कि वहाँ से तो भाजपा को सीटें नहीं मिलेगी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी कॉन्फिडेंट थी कि उत्तर भारत से इनको सीटें नहीं मिलेंगी। और जहाँ तक अयोध्या की बात है, हम तो खुद वहाँ पर गए थे जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जिस तरह का माहौल था, पूरी दुनिया के लोग और तमाम चीज़ें, ऐसा लगता था कि विपक्ष कहीं उत्तर प्रदेश में है नहीं। लेकिन इन सारी बातों के अलावा आप सबसे ऊपर जनता को समझिए। देखिए, किसी दल को, देखिए सारे दोनों पक्ष, एनडीए और इंडिया अलायंस, सब में घटक दल हैं, किसी में 37 हैं, किसी में 26 हैं। किसी भी दल को ये कह देना कि भाई ये जो है एक तरह से ये दल ठीक नहीं है और ये लोग एक तरह से कचरा इकट्ठा होंगे, ये ठीक बात नहीं है। ये लोकतंत्र है, जनता चुनती है नेताओं को और वो संसद और पार्लियामेंट में जाते हैं। मेरा ये सिर्फ ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को, खास करके मोदी जी को, ये कतई मतलब इस बात का यकीन नहीं था कि उत्तर भारत में इस तरह से सीटें कम होंगी। और जाकर अगर दक्षिण भारत से उनकी सीटें बढ़ी तो आपने देखा जिस तरह से अपने जो है मीटिंग में और जय जगन्नाथ से शुरू किए मोदी जी, तो जगन्नाथ जी ने बिल्कुल पार लगाया, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ईश्वर सबको पार लगाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। सारे लोग जो है ईश्वर के एक अंश हैं और सबको कहीं न कहीं कुछ न कुछ फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक तरफा कोई ऊपर वाले को भी ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफा किसी का सपोर्ट कर दे। तो यहाँ पर देखिए ये लोकतंत्र है, 140 करोड़ के लोगों का देश है और यहाँ का एक संविधान है। संविधान पर जो बात आती है राखी जी, तब निश्चित रूप से संविधान की बात देखिए, वैसे तो जनरली ऐसा नहीं लग रहा था, हम लोगों को भी नहीं लग रहा था कि इतना नीचे मतलब बहुत ही ज़मीनी स्तर तक पहुंच जाएगी, लेकिन पहुंची बातें। आजकल देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी बातें भी कहीं न कहीं पर ज़मीनी स्तर पर गईं। और जिस तरह से उत्तर भारत में जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, उसकी वजह से उनका जो है बहुमत के आंकड़े पर ना आके 240 पर आ गए। हम ये नहीं कहते कि चुनाव में क्या गड़बड़ी हुई, किसने ट्रिक किया, किसने जो है कोई स्ट्रेटजी बनाई या कोई एजेंसी ने सपोर्ट किया, इधर हम नहीं जाते। लेकिन एक बात तो तय है कि जनता ने जो जनादेश दिया है, चाहे किसी दल को भी दिया हो, एकदम सोच समझ के जनादेश आया है। और ये कोई नई बात नहीं कि पहली बार गठबंधन की सरकार है, इसके पहले बहुत बार गठबंधन की सरकारें नहीं हैं, पूरा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा की हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक बैसाखी का सवाल है, देखिए अब कोई भी बात जिस तरह से अब तो बड़ी बड़ी पार्टियां भी टूट जाती हैं, बहुत बड़ा विरोध होता है, तो पॉलिटिक्स है, ये तो एक तरह से संभावनाओं का खेल है कि कहाँ क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। लेकिन इतना ज़रूर हम कहेंगे कि ये जो है अभी भी सरकार एनडीए को पूरा बहुमत है और ये सरकार चल सकती है 5 साल। इसके लिए कोई बीच में ये कहे कि कल टूट जाएगी, परसों टूट जाएगी, तो हमें लगता है कि ऐसा अंदेशा नहीं है। शायद एक सबक जरूर है सभी दलों के लिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कि जनता सबसे ऊपर है, जनता जनार्दन है और उसका मैंडेट ही मायने रखता है। और सीटों का घटना बढ़ना, कब कौन हाशिए पर चला जाएगा, कौन जो है जीत जाएगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। आने वाले समय में जो दल अब इन सारी चीज़ों से ऊपर हट के जनता के विकास, बेरोजगारी, महंगाई और भी चीज़ें हैं जो जनता के जो सरोकार की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत है, जो बेसिक नीड है, अगर उसको पूरा करके ही जाएंगी तो ही लगता है जनता उन्हें स्वीकार करेगी। इस तरह से भ्रम चाहे कोई भी दल फैलाता हो, हमको लगता है कि भ्रम को भी जनता बखूबी समझती है। ठीक है, कोंड्रो पुष्पलीला जी कुछ कहना चाह रही थी, पहले आप अपनी बात रखिएगा। चलिए, उनका फोन शायद कट गया, डिस्कनेक्ट हुई हैं। वैशाली जी, देखिए बहुत सारी बात यहाँ निकलकर सामने आई है। मुझे लगता है एक बात जिस तरीके से आरपी श्रीवास्तव जी ने कही थी कि कोई किसी से रूठा नहीं है, लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा हुई है। लेकिन ये बात अब एक तरफ रखनी होगी, क्योंकि कहते हैं ना, प्रभु श्री राम हो, भगवान जगन्नाथ हो, हनुमान हो, इस पूरे विश्व में जितनी भी शक्तियां हैं, मुझे लगता है आपने भी कहा था सभी लोगों के लिए भगवान सबके हैं, किसी एक का नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा पूज लिया तो वो सिर्फ आपका भला कर देंगे। ऐसा नहीं होता, वो भला दूसरे का भी करेंगे, लेकिन उन लोगों को बीच में लाना ऐसा नहीं है। उन्होंने ही तो भेजा है, उन्हीं के आशीर्वाद से आप लोग पहुंचते हैं, जनप्रतिनिधि बनता है, सरकार बनती है। आशीर्वाद देखिए, मत्था टेकने तो सभी जाते हैं ना किसी भी शुभ कार्य से पहले। तो मुझे लगता है मुद्दे बहुत प्रभावी और महत्वपूर्ण हो गए हैं, और यदि कोई एक ऐसी बात आती है कि उसको यदि आप इंप्लीमेंट कराने की बात कर रहे हैं या आप अपने प्रोमिसेस में लेकर आ रहे हैं, तो आपने उस पर काम कितना किया, आपका पिछला रिकॉर्ड क्या कहता है, ये सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं। प्लस आप इस इलेक्शन में देखिए बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं जिसने पूरे खेल को पलटा है। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूं? चाहे पीएम मोदी के तरफ से बहुत सारी ऐसी चीजें निकली जो शायद उनके मुख से कोई सुनना नहीं चाहता था, फिर राहुल गांधी ने कुछ चीजों को इस तरह से प्रेजेंट किया कि वो हिट कर गई। कई बार ऐसा भी होता था, पीएम मोदी कुछ कहते थे तो जनता उसको बहुत ज्यादा सुन लेती थी। तो ये फैक्टर्स बहुत चले हैं, तो ये तो हमेशा होगा, हर इलेक्शन में होगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने हैं, उनको पूरा अधिकार है नोक झोंक का, तो वो होता रहेगा। लेकिन मुद्दे बहुत प्रभावी है, बात ऐसी रखिए और ऐसे पॉइंट्स के साथ रखिए कि जनता उस पर विश्वास करके कनेक्ट कर जाए। आपने सही कहा और मैं श्रीवास्तव जी की बात से भी पूर्णतया सहमत हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत संजीदगी से सारी बातों को बखूबी रखा। इन्होंने बताया कि हाँ, उत्तर भारत किस तरह से राजनीति में अभी नया एक दौर देखने को मिला है। और रही बात नीतियों की और काम की, आप देखिए जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो किसानों को उनकी तीसरी किश्त जो उनको किसान सम्मान निधि के रूप में मिलती है वो दी। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना जो
पहले से इतनी बेहतर तरीके से चल रही है वो दी। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि इस सारे जो सारा प्रकरण हुआ या ये जो सारा चुनाव का जो वो हुआ, और जिस तरह से श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, और आज एनिमेशन के जरिए आप देखिए, एआई के जरिए आप देखिए कि कुछ इस तरह की बातें होती हैं जिन्हें तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने स्पेशली वोट नहीं किया, जिन्होंने सच में एक भी वोट नहीं दिया, सही मायने में एक ऐसी बीजेपी सरकार ही है जिसने उस तबके को उठाने के लिए, उसके सम्मान में वृद्धि करने के लिए, उसको आवास देने के लिए, उसको शौचालय देने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए, उसको साक्षर बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। पर उनके मस्तिष्क में इस तरह की बातें भर दी गई हैं, इस तरह से उनको पेश किया गया है कि अगर इस बार तीसरी बार सरकार आई तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, या संविधान से उन्हें अलग कर दिया जाएगा, या आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो जो इस तरह की बातें, इस तरह का डर उनके मस्तिष्क में बैठाया कि लास्ट मोमेंट पे उनका मीडिया, उनका ये प्रोपोगेंडा सफल हो गया। जो भोली भाली जनता थी वो सारे काम को भूल गई। आज भी अगर आप देखिए, बेशक श्री राम जी के नारे लगाए जाते हैं, बेशक कुछ भी कहा जाता है कि ये जो भाजपा सरकार है ये मुस्लिम विरोधी है, या मतलब इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं, कोई एक ऐसा उनकी नीति बता दीजिए, एक ऐसी योजना बता दीजिए। जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो गरीबों को ऊपर लाने के लिए बनाई जा रही हैं। हर एक कार्यकर्ता को बिना जाति, बिना धर्म भेदभाव किए, जो बिल्कुल आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जो ओबीसी से आता है, जो एसटी से आता है, जो मुस्लिम वर्ग से आता है, उन महिलाओं के लिए तलाक जैसी एक दरिंदगी, जो एक उनके साथ दुर्दशा होती थी, दुर्गति होती थी, उसके लिए काम मोदी जी ने किया। उनको सम्मान निधि के रूप में उनकी पेंशन में वृद्धि की, 3,000 रुपए पेंशन मिलती है अभी यहाँ हरियाणा में, और पहले इतने वर्षों तक सरकार रही तो कितनी उनको पेंशन मिलती थी ये आप उनसे पूछ लीजिए। आज एक सामान्य महिला के पास अपना घर है, अपनी छत है, अपना शौचालय है, अपनी बिजली है, अपना पानी है, उसके बाद भी 5 लाख रुपए का उसको आयुष्मान कार्ड मिलता है, जिसमें वो एक व्यक्ति पहले होता था अपने पूरे जीवन की संचित वैशाली जी ठीक है, वैशाली जी सारी बात ठीक है, लेकिन आपको लगता है इतनी सारी सहूलियत होने के बाद, इतनी सारी सुविधाएं देने के बावजूद ये नतीजे सही आए हैं? यदि ऐसा हो रहा होता, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फायदा नहीं मिला लोगों को, बिल्कुल मिला है, योजनाएं जो बनी है उसका फायदा लोगों को मिला है, लेकिन हम कह दें कि 100% फायदा हो गया या 90% फायदा हुआ, यदि 100 और 90% फायदा होता तो मुझे लगता है आज जो आंकड़े आए हैं इस इलेक्शन के वो कुछ और होते। हमें ये भी देखना पड़ेगा। ये एक्चुअली राखी जी बात ये है, ये वो देश है अगर जनता इतनी सजग जनता होती, इतनी समझ जनता होती, इतनी साक्षर जनता होती, इतनी, मैं ये कहूंगी कि इतनी सहनशील जनता होती, तो जब विदेशों से आकर इस धरती पर लोगों ने राज किया और आसानी से उनके अत्याचार को, उनकी गुलामी को, अकबर महान को, इतने सब चीजों को, 500 साल तक मंदिर ना बनने को, इतने कार सेवकों के हत्या होने को, और इतने आतंकवाद को, जगह जगह ताज होटल पे हमला हो जाता है, आतंकवादी आरडीएक्स ले आते हैं, मतलब इतनी सारी चीजें अगर बात करने बैठेंगे तो इस देश में इतनी भी आजादी नहीं है कि खुल के बात भी की जाए, क्योंकि उसको भी इस तरह से तरोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाएगा कि लोग विरोध पर उतर जाएंगे। लेकिन सही मायने में जो इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश से अपनी आजीविका चला रहे हैं, इस देश को करते हैं, इसमें तो देश विरोधी लोग बैठे हुए हैं। इस देश की जनता, सही मायने में इस देश की जनता को ये पता ही नहीं है कि उनके हित की सरकार कौन सी है, उनका भला कौन सी सरकार चाहती है। उन्हें मतलब वैशाली जी अभी तक 2014 में और 19 में नतीजे अच्छे आए तो बहुत अच्छी जनता है, अब जनता पे सवाल उठा रहे हैं कि वो इतनी नासमझ है। मैं आपकी बात को समझ रही नहीं, मैं आपकी बात को काट नहीं रही हूं, लेकिन हम सिर्फ जनता को नासमझ कह दें, हम ऐसा भी नहीं कह सकते। मैं मानती हूं कि बहुत पीछे जाएंगे तो बहुत सारी बातों को हम निकाल लेंगे और उस पर एक एक पॉइंट पे बैठेंगे तो शायद 1 घंटा 2 घंटा नहीं, हमें बहुत सारे दिन और महीने लग जाएंगे। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आज तो वक्त बदला है, पहले और आज की स्थिति में भारत में काफी डिफरेंस आए हैं।
काफी ग्रोथ पे हम बढ़े हैं। चाहूंगी ये जो बात श्रीवास्तव जी ने कही वही बात सेम मैं कह रही हूँ। ठीक है, आजकल जो ये जमाना है, ये मोबाइल का जमाना है, इसमें आप एक बात लीजिए और उसके बाद उसको किस तरह से फैलाइए, उसको किस तरह से बात कीजिए। जब मोदी जी, जब हम जीतने की कगार पर थे, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट आता है कि जब मेरी सरकार बन जाएगी तो बहुत अच्छे बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन विपक्ष इस बात को किस तरह से फैलाता है कि उनका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, उनका संविधान में तोड़ मरोड़ कर दिया जाएगा। नहीं वैशाली जी, ये बयान तो आया 400 पार करेंगे, संविधान बदलेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये उस वजह से दिक्कत हुई। सिर्फ देखिए जो आया वही कहा, यदि ऐसा नहीं होता तो फिर मुझे नहीं लगता इंडिया गठबंधन कुछ कर पाता, तो हमको थोड़ा समझना होगा। खैर ठीक है, मैं वापस आऊंगी। कोंड्रू पुष्पलीला जी, मेरी आवाज पहुंच रही, कुछ कहना चाह रही थी मैम, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। मेरा स्क्रीन पे से वो कट हो जा रहा माँ, आपका मेरा स्क्रीन। कोई बात नहीं मैम, आप ऐसे ही बोल दीजिए, मैं सुन लूंगी आपको, बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं तो अभी तो एक बात, वो मैडम ने कहीं की बातें सुनने का हमको पब्लिक को इतना इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने जो अनकही बातें, नहीं सुनी बातें, कोई नई पहचान की बातें बात कर रहे हैं, ये तो हमको तो पसंद ही नहीं है, क्योंकि कौन सी जमाने में, कौन से युग में अभी इनको भगवान का बहुत याद करने का मौका आ रहा है। कि मैंने बोल रहा हूँ, राम भी नाराज क्यों हुआ है कि सीता साथ में नहीं था टेम्पल इनॉग्रेशन में। बाल राम का मतलब बचपन का राम का टेम्पल का इनॉग्रेशन किया, जब राम का सीता को उन्होंने विभाजन कर दिया और राम का नाम लेने का वह लायक नहीं है। अगर मेरा डिमांड ये हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारा राहुल जी की तरफ से, पब्लिक का गठबंधन की से वॉइस में मैं प्रधानमंत्री को, मोदी जी को, पर्टिकुलर मोदी जी को मैंने डिमांड कर रही हूँ पार्टी की तरफ से कि तेलंगाना से मेरा नाम पुष्पलीला है कि इन्हों रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 400 कहा था, मैं उनकी गारंटी के नाम लेते हुए ना बीजेपी का नाम नहीं लिया, ना आरएसएस का बात नहीं सुना। अभी आके खुद का उन्होंने हीरो बनने के लिए करा, अभी हीरो से जीरो बन गए ना। उसकी जगह अगर कोई हमारा नेता रहता था तो रिजाइन करता था। अगर उस जमाने में शास्त्री जी के जैसा लोग रहते थे ना, जो बात नहीं टिकता था ना, वो ऑटोमेटिकली रिजाइन करे। तो नेता लोग हमारा कांग्रेस पार्टी में है, एक जगह पे ऐसा बोलता था, पप्पू बोला था, राहुल गांधी की क्या क्या की बोला था उन्होंने, जहां जहां इन्हों गया था वहां पर उनका सीटा कम होते जा रहे थे। तो अभी बीजेपी में इनका जो चेहरा अभी रखने के लिए खुद का पार्टी वाला सोच रहे। अभी ये मैडम जी बहुत सारे बातें कर रही है, वो जो बातें सुनने के लिए अभी पब्लिक को इंटरेस्ट है। पब्लिक को क्या चाहिए, वो प्रधानमंत्री क्या क्या पार्टी के तरफ से क्या कर रहे हैं, अभी तक देश का जो ग्रोथ रेट क्या है, हमारा जो हमारा एजुकेशन फंड देखिए मैडम, वो एजुकेशन पॉलिसी, मैं बेसिकली लेक्चरर हूँ, मैंने देखा था एजुकेशन पॉलिसी में फंड जो इन्होंने देखी लीजिए, कंट्रोलर ऑडिट में भी आपको मिल जाएगा। मैंने बोल रहा हूँ ये पब्लिक को जानना चाहिए कि इन्होंने 11% से लेके 2% तक नीचे गिरा दिया एजुकेशन फंडिंग करने में, तो बजट एलोकेशन में ही रॉन्ग कर दिया उन्होंने। अभी ऐसे हर सब्जेक्ट में जाऊंगी ना, मैं ऐसे सिविक्स मैंने पढ़ाया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर हूँ, मैं लेक्चरर भी हूँ, मैंने इतना समझ गया। मगर पब्लिक को इन लोग फिरा के ये ईवीएम का घोटाला में बोले तो भी वो भी रॉन्ग बोल रहे हैं। गठबंधन नहीं रहना चाहिए, कोई पार्टी नहीं रहना, खाली सिर्फ मोदी रहना, बस ये क्या का कहाँ जा रहे, पीछे जा रहे आगे जा रहे। अभी मोदी जी का रिजाइन करने का हमारा डिमांड ये है कि उन्होंने हार गया, जो प्रॉमिसेस किया था देश में, जो फार्मर्स के बारे में बोला था, यूथ के बारे में बोला था, महिलाओं के बारे में बोला था। अभी देखो खुद की स्मृति ईरानी हार गए, इतनी लंबी चौड़ी बातें करी थी ना उन्होंने, अभी कहाँ स्मृति ईरानी को ढूंढना पड़ता। अब ये बाल बच गया, अभी उनके लिए बहुत सारे सोच रहे ये कैसा है, ये देश को कैसा आगे चलेगा। अभी देखो हमारा आंध्र प्रदेश का ठीक है मैम, मैं बस एक ही बात बोलूंगी क्योंकि स्मृति ईरानी का जिक्र आया, मैं बस एक ही बात कहूंगी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कितना ही बड़ा लीडर हो, अहंकार यदि है तो वो आपका टूटेगा और आप बुरी तरह से गिरेंगे, ये लिखित में है।
आप कहीं भी चले जाइए तो कहते हैं ना कि जब हमें एक बार मौका मिलता है, हमें 2 बार मौका मिलता है, तो हम कहाँ चले जाते, एकदम हम ऊपर चले जाते कि नहीं अब हमें कोई नहीं गिराएगा, और फिर हम ऐसे गिर जाते हैं कि फिर कुछ भी नहीं बचता। तो ये वो चीजें हैं जो आज निकल कर आ रही है। ये 2 इलेक्शन से आप देखिए हम सारी चीजों को देखते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, वक्त बदलता रहता है। वक्त बदलाव का कहते थे, देखिए धीरे धीरे बदल कर आया। अब आने वाले समय में हम देखते हैं, क्योंकि समय की सीमाएं बहुत जल्दी से छोटी छोटी संक्षिप्त प्रतिक्रिया मैं तीनों मेहमानों की लूंगी, क्योंकि हमारे साथ राहुल जी नहीं कनेक्ट हो रहे हैं। एहतेशाम जी पहले आप। मैं राखी वर्मा जी आपकी बात से बहुत सहमत हूं कि गुरूर और घमंड जो है टूटता है, जो आज जो साबित कर दिया 2024 का लोकसभा में, इस जनता ने जनादेश जिस हिसाब से दिया, मोदी का गुरूर टूट गया, मोदी की गारंटी टूट गया। आज मोदी बैसाखी के सहारे लेना पड़ा, वो कौन, वो नीतीश कुमार जी के सहारे लेना पड़ा, वो लेना पड़ा चंद्रबाबू नायडू की। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी बहन जो वैशाली तोमर जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सभी धर्म का बात रखे या सभी का मतलब साथ का बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआती जो भाषण दिया, उन्होंने लोगों से, देश के लोगों को इस तरह से हिंदू मुसलमान में किया कि हिंदू भाइयों को कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है और इंडिया की सरकार की पार्टी जीत जाती है, तो वो क्या है कि हिंदू बहनें जो है उनकी मंगल सूत्र छीन लेगी। ये इस तरह से समझ लिए देश में, और तरह तरह की बातें इन्होंने कहा था कि जो भी रिजर्वेशन है जो समझ लिए वो आपका घर छीन लिया जाएगा। तमाम लोगों को इस तरह से लोगों को बांटने की बात कर रहे हैं। तो राखी जी, जो हमारे वैशाली बहन है, मैं उनको कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह से भेद, लोगों में नफरत फैलाने का काम आज जनता ने जिस हिसाब से जनादेश दिया है, तो आज मोदी की गुरूर टूट गई है। और जनता हमेशा, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा समझ लिए कि हमारा ये एक ऐसा अधिकार दिया, मौलिक अधिकार, कि हर लोगों को मत देने का ये है। तो जनता ने जनादेश दिया है, मोदी जी का अहंकार बहुत जबरदस्त टूटा है, और ये देश तभी चलेगा कि हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलेगा, सिख को लेके चलेगा, ईसाई को लेके चलेगा। आप ना कि किसी एक कम्युनिटी को आप टारगेट बना के कीजिएगा। ये मुल्क हम सबका है, एक गुलदस्ता के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहता है। मैं रोकूंगी सर, ठीक है, मैं रोकूंगी बीच में। मैं बोलना चाह रहा हूँ राखी जी कि मोदी जी का आपकी बार 400 का पार का घमंड जो है टूट गया, और जो है एक 240 सीट पर आकर के खड़ा हो गया। मैं यहाँ की जनता को सैल्यूट करता हूँ कि मोदी का गुरूर तोड़ दिया। ठीक है, चलिए सुमन जी, मुझे लग रहा है आने वाला समय, अभी कई सारे इलेक्शंस बाकी हैं। देखिए अभी कुछ विधानसभा चुनाव होंगे, मुझे लगता है वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। क्या वहां पे भी यही फैक्टर्स लेके चलेंगे, या फिर अब मुझे लग रहा है एक सबक के रूप में देखेंगे कि जो गलतियां की हैं अब कम से कम उस चीज से बाहर निकल आइए, जाइए प्रार्थना करिए भगवान से कि हाँ हम अच्छा करें, हम जीतें, लेकिन हम उसके नारे और राग ना अलापे लोगों के सामने। देखो अभी हरियाणा समेत 2-3 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, और उसमें एक बार फिर मोदी जी की और भाजपा की परीक्षा होने वाली है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि अहंकार टूट जाता है। आपने देखा होगा हैदराबाद सीट के ऊपर माधवी लता ने जिस तरह से बयानबाजी करी, आपने देखा होगा स्मृति ईरानी ने जिस तरह से बयानबाजी करी, आपने देखा महाराष्ट्र में जो मैडम राणा थी जिन्होंने 15 सेकंड वाली बात कही थी ओवैसी भाई के लिए, वो सारी बातें लोगों ने नकार दिया उनको। लोग ज़्यादा अहंकार वाली बातें, ज़्यादा इस तरह की बातें सुनना पसंद नहीं करते। लोग चाहते सीधी सादी बात कहें, जो सही बात हो वो लोगों के सामने रखें। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में एक बार भाजपा को फिर ये जो अपनी इस तरह की शैली है, इस पर नए सिरे से विचार करना पड़ेगा, और जो असली मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। ये राम का मुद्दा, उसके बाद जगन्नाथ जी का मुद्दा, उसके बाद हनुमान जी का मुद्दा, ये अच्छी बातें हैं। धर्म हमारा पार्ट है हमारे जीवन को, वो चलना चाहिए, लेकिन सारा चुनाव ही उस पर केंद्रित कर दो आप ले जाके। इस बार कोशिश करिए भाजपा ने कि राम जी के ऊपर सारा चुनाव केंद्रित कर दें, लेकिन राम जी खुश नहीं हुए, पता नहीं क्या बात है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में एक नया आपको तबादला, एक परिवर्तन मिलेगा भाजपा की रणनीति में। बिल्कुल ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी। देखिए मेरा तो ये कहना है कि जनता एकदम नासमझ नहीं है, ये बात तो तय ना ही अब है, न 1977 में थी। तब भी लोग बोलते थे कि हमारे देश में साक्षरता दर बहुत कम है, लेकिन एक जो सत्ता को उखाड़ फेंका। तो जनता एकदम नासमझ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि जनता भी समय समय पर चुनती है, जिसमें आशा उम्मीद की किरण देखती है, ऐसे दल ऐसी सरकारों को चुनती है।
आपने अच्छा काम किया होगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि जनता उससे कितनी खुश है। कई मुद्दे ऐसे छूट गए होंगे, या सरकार चल रही है, बहुत सारे लोग कल्याणकारी काम भी हो रहे हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोजी रोटी से जुड़ी हैं। तो आप जब जहाँ रोटी का सवाल आता है, फिर वहाँ धर्म की बात नहीं हो पाती है। लोगों को पहले अपने पेट भरना पड़ता है, इसके बाद जो है धर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं पर कुछ चूक तो हुई है, और चूक हुई है तो उसका ये नतीजा है। हम जनता पर सारी चीज़ें नहीं थोप सकते हैं। जनता का काम है चुनाव में वोट देना और सरकार चुनना। सरकार इसलिए चुनती है कि जो है सरकार उनके लिए काम करे। और अब आने वाले समय में जो ये चुनाव है, बड़ा देखिए, बड़ा जिस जंक्चर पर चुनाव लड़ा गया 2024 का, आप देख लीजिए, एक तरफ ये लगता था उत्तर भारत में कि हमें लगता था कि वहाँ पर विपक्ष है ही नहीं है, लेकिन उसका आप देखिए क्या परिणाम आया। तो ये सब कह पाना बड़ा मुश्किल है। और राखी जी, अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि सवाल इसका नहीं है, भगवान सबके हैं, रूठते किसी से नहीं है। सवाल है कि वो कहते हैं ना कि राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी उसको ऐसा दे। तो ईश्वर का भी एक विधान है, ईश्वर का भी एक तराजू है, उस पर तौलते हैं, और जो जैसा किया है वैसा ही परिणाम मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एक बात तो है, क्योंकि मैंने एक बात इस पूरी चर्चा में कही है, आप सब मत्था टेकते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, सब प्रार्थना करते हैं, जो किसी सीट से चुनाव लड़ रहा है वो भी जाएगा, एक पूरी टीम के साथ भी जाएंगे, आप करते तो हैं। लेकिन आप देखिए कि यदि आपने थोड़ा सा भी कहीं कुछ गलत किया है या आपने कोई ऐसी चीज़ें रखी हैं, तो फिर वहां वो काम नहीं आता। क्योंकि कहते हैं ना कि लोगों के सामने कह के हम कोई कुछ भी कह लीजिए, जनता इतनी नासमझ नहीं है, इसलिए तो ऐसा जनादेश दिया है। दूसरी चीज, ऐसी ईश्वर है, उसे सब दिखता है और सब समझ में आता है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जैसा आप करते हैं वैसा आपको मिलता भी है। खैर, अब कुछ इलेक्शंस और होने हैं, कई राज्यों में चुनाव है विधानसभा। मुझे लगता है अब उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस इलेक्शन में कोई किसी से रूठेगा। मुद्दों पर बात करिएगा और अपनी बात को लेकर चलिएगा तो सही होगा। वैशाली जी और सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं रूठने की बात पे। कोई किसी से नहीं रूठा मैम, कोई बात नहीं है, आगे अभी हैं। अब वो जो राज्य हैं उनको भी पूरी ताकत के साथ लेके चलना है, और ये मुझे लगता है और दिलचस्प होगा। समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जहां तक रूठ गए राम और जगन्नाथ ने बनाए काम, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इस लाइन को लेके चली भारतीय जनता पार्टी ना, तो उत्तर भारत देख लीजिए और दक्षिण देख लीजिए, तो ये बात आई, शुरुआत कही उत्तर भारत में है तो जय श्री राम हो गया, आप साउथ में गए तो जय जगन्नाथ हो गया, इसलिए ये चर्चा निकली। लेकिन भगवान ईश्वर तो सबके हैं। मुझे लगता है इलेक्शन जनप्रतिनिधि, जनता और जनप्रतिनिधि आप सबके बीच का है, मुद्दों का है, उनको बीच में क्यों लाती है? उनसे सिर्फ आशीर्वाद लीजिए ताकि वो एक शक्ति दें आपको और इस देश को एक अच्छे आगे बढ़ने के लिए और एक अच्छी सरकार चुनने के लिए। फिलहाल स्वदेश एजेंडा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।